नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, एएफएम पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 11 में अपन ने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझा था, उसकी कुछ विशेषताओं को भी अपन ने देखा था और उस अर्थ में कुछ डेफिनेशंस दे रखी थी प्रोफेसर चैम्बरलेन, गार्डनर एक्ले और प्रोफेसर के बोल्डिंग, जिन्होंने न केवल समष्टि अर्थशास्त्र को समझाया बल्कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से इसका कंपैरिजन भी करके हमें बताया है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसे एक व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसका संबंध समग्र और कुल से है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इसके अंग का विवेचन निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानकारी बिंदुवार आपको दी है, समझाई है, समझाने का प्रयास किया है। पहला है सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर। तो जो कीमतें हम बाज़ार में देखते हैं वह कीमतें बाज़ार की कीमतें न होकर के एक सामान्य कीमत होती है, और ये जो सामान्य कीमत है वह मांग और पूर्ति के माध्यम से निर्धारित होती है। जैसे एक व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के माध्यम से करता है, ठीक वैसे ही जो जनरल प्राइस है उसका निर्धारण भी जनरल डिमांड और जनरल प्राइस, जनरल जो सप्लाई है उसके इक्विलिब्रियम के माध्यम से किया जाता है। तो सामान्य कीमत या सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का एक विशेष विषय होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन किया जाता है। देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है वितरण का समष्टि सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का समष्टि सिद्धांत, वितरण का समष्टि सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरियों लाभ का सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करना शामिल है। तीसरा है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसके अंतर्गत आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण तथा उससे संबंधित तत्वों जैसे उपभोग, विनिमय, कुल मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार के सिद्धांत में मुख्यतः उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि का अध्ययन शामिल होता है। तो इस तरह से आप जो देखते हैं आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसमें जो इम्पैक्ट डालने वाले फैक्टर्स होते हैं वो आय एवं रोजगार में उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो इस तरह से ये जो चार जो पॉइंट है उसके माध्यम से आय एवं रोजगार का अध्ययन किया जाता है, और ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। चौथा है मौद्रिक एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत। मौद्रिक एवं बैंकिंग संबंधित सिद्धांत, हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये सब जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनती है। जैसे ब्याज की दरों का निर्धारण जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, तो जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उन बैंक की दरों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को या रेट ऑफ लोन को जो है एक्सेप्ट करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब रेपो रेट, ये सब चीज़ें आप जो है सुनते आए हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जैसे पीएफ की रेट क्या होगी, या सेविंग बैंक अकाउंट की रेट क्या होगी, या अन्य जो पोस्ट ऑफिस के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी क्या रेट होगी। तो ये सब जो रेट्स का निर्धारण होता है वो मौद्रिक नीति का
पार्ट होता है। तो मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मनी एंड बैंकिंग। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का समावेश किया जाता है, जैसे मौद्रिक व्यवस्था, साख व्यवस्था, केंद्रीय बैंक व्यवस्था, कार्यप्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा मुद्रा एवं बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांत आदि का अध्ययन हम इस अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट है 5वां, नियोजन एवं आर्थिक विकास। नियोजन एवं आर्थिक विकास सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियाँ, व्यू रचना, सिद्धांतों का विश्लेषण, राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में कुल वृद्धि की योजनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो नियोजन एवं आर्थिक विकास प्लानिंग जो आप देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम है, 1 ईयर प्लान है, या कहीं भी आपका कोई खर्च करना है, इन सब की जो योजनाएं हैं उनका अध्ययन भी एक समष्टिगत अध्ययन है। उसका इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देखा जाता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, और उसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में कुल वृद्धि की योजनाएं आदि का अध्ययन शामिल होता है। नेक्स्ट है इसमें व्यापार चक्रों के सिद्धांत। व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल जो है आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव, तेजी मंदी, व्यापार चक्र को व्यापार चक्र कहा जाता है। यानी कि जो व्यापार में तेज़ी और मंदी आती है, कभी आप देखते हैं कि बहुत जो व्यापार की रेट होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, जैसे कई व्यापार होते हो जैसे मौसम पर आधारित होते हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्रों या गर्म वस्त्रों की मांग बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी में इनकी मांग बिल्कुल नीचे हो जाती है। इसी प्रकार से व्यापार चक्र, एक ट्रेड साइकिल जो होता है, वह ये बताता है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तेज़ी होती है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मंदी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ज़मीनों का बिजनेस था, पहले के टाइम में बहुत तेज़ी थी, अब बहुत उसमें मंदी है। तो जो उतार चढ़ाव आता है, उन उतार चढ़ावों को हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। और ये व्यापार चक्र का जो अध्ययन है, इनकी समस्याओं का अध्ययन है, तेज़ी और मंदी के कारणों का अध्ययन है, विश्लेषण है, उनका निवारण करना है, ये सब जो विषय हैं वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं, समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित हैं। तो आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव, तेजी मंदी को हम व्यापार चक्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण प्रभाव, उतार चढ़ाव के नियंत्रण के उपाय, व्यापार चक्रों संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें व्यापार चक्र से रिलेटेड बहुत सी जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि तेज़ी आ रही है तो उसके क्या कारण है, अधिक तेज़ी भी काम की नहीं होती, अधिक मंदी भी काम की नहीं होती, तो इस तरह से उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से दूसरी दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है, उन सब का अध्ययन जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र का एक जो मुख्य विषय या मुख्य क्षेत्र या मुख्य अंग होता है या मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनिमय, विदेशी विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विदेशी विनिमय भी यही है कि दो देशों के बीच जो व्यापार हुआ है उसका जो भुगतान करना है वह विदेशी मुद्रा में, स्वदेशी मुद्रा में, या किस प्रकार से करना है, वह एक विदेशी विनिमय का विषय होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, व्यापार शर्तें, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव एवं विनिमय नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख अंग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र का एक विशेष अंग होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि दो देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अतः एक देश को रिफ्लेक्ट करने वाला व्यापार होने के कारण से यह अपने आप में एक समष्टिगत विषय बन जाता है। और विदेशी विनिमय, इसमें हम विदेशी मुद्रा के मांग और पूर्ति, विदेशी मुद्रा के नियंत्रण, उनके उतार चढ़ाव, दरों के उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय
जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है। नेक्स्ट है राजस्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राजस्व के सिद्धांत, राजस्व के सिद्धांत में मुख्यतः सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, कराधान का अध्ययन किया जाता है। इन सभी का समष्टि अर्थशास्त्र से अधिकतम सामाजिक कल्याण, राजस्व के सिद्धांतों के अतिरिक्त राजकोषीय नीति एवं इसके प्रभावों की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजस्व के सिद्धांत है, पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें हमारा सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, तो जैसे पब्लिक इनकम है या आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे बहुत सारे काम होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो ये जो सार्वजनिक व्यय का जो हिस्सा है वह आपका समष्टिगत विषय है। तो सार्वजनिक व्यय को करने के लिए सार्वजनिक आय की ज़रूरत पड़ती है, और सार्वजनिक आय का जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है कर। कर एक समष्टिगत विषय है जिसके बारे में आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा। तो इनकम टैक्स, आय कर, धन कर, संपत्ति कर, संपदा कर, जीएसटी, ये जितने भी कर हैं वह सब आपके समष्टिगत विषय हैं, और इनका प्रभाव जो है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए इन्हें व्यष्टिगत विषय ना मान करके समष्टिगत विषय माना गया है। इसमें फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का भी अध्ययन शामिल है। राजकोषीय नीति भी इसके अंदर देखी जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी जिसमें आप जनरली टैक्सेशन, घाटे की वित्त व्यवस्था, अनेक प्रकार के विषय हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसे ही बजट से हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे विषय हैं जिनको शामिल करते हुए समष्टि अर्थशास्त्र को डिफाइन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को डिज़ाइन किया जाता है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने के कारण से इसका अध्ययन भी बड़ी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे देश की अर्थव्यवस्था में पड़ता है, प्रत्येक देशवासी में पड़ता है, और प्रत्येक देशवासी से संबंधित है। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स है अपने आप में एक समष्टिगत विषय, लेकिन इसका प्रभाव व्यष्टि पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है। उसी प्रकार से जितनी भी समष्टिगत पॉलिसीज़ होती हैं उनका प्रभाव दिखने में तो वह समष्टि होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो होता है इंडिविजुअल पर भी पड़ता है। इसलिए ये विषय बड़े ही सावधानी से इन समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, सावधानी से इन समस्याओं को देखा जाता है, और जन कल्याण को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोज़ में हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।